बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और आज तीसरा रोज़ा भी अच्छा गुजरा होगा जी, रखा होगा। जिन लोगों ने मैक्सिमम, वैसे तो मेरे इर्द गिर्द मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग, बल्कि बच्चों में इतना शौक़ है रोज़ा रखने का। अभी छोटे छोटे बच्चे इनफैक्ट स्कूल भी जा रहे हैं लेकिन ज़िद कर रहे हैं जी रोज़ा रखने की। तो दुआ को है रोज़े इसी तरह से अच्छे गुजरे। अच्छे इसलिए गुजर रहे हैं, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त भी है और हैरान कुन वाला ज़बरदस्त है कि कहीं कभी यालाबारी शुरू हो जाती है सुबह के टाइम, आपको बारिश और ठंड का एहसास भी होता है जब आप सैरी के लिए उठते हैं, लेकिन जैसे दफ्तर आए 1-2 बजे का टाइम होता है तब आपको मौसम तब्दील लगना शुरू हो जाता है। कुछ मौसम के तेवर आजकल समझ नहीं आ रहे हैं। खैर, शुक्र अल्लाह ताला का अदा करें, अच्छा मौसम है और इंशाल्लाह पूरा रमज़ानी मौसम अच्छा गुजरेगा। रमज़ान बाज़ारों की भी बात करेंगे जहाँ पर महंगाई है, लोग भी परेशान हैं। खैर, इस पे आएंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, आमिर रज़ा खान साहब और वकास अहमद। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई, मौसम के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जो कुछ हमने किया है इस माहौल के साथ और इस इन्वायरमेंट के साथ, मेरा ख्याल है उसके बाद हमें अब तैयार रहना चाहिए। हमारी गंदम की फसल बहुत बुरी तरह इफेक्ट होगी अगर ये सर्दी और प्रलॉन्ग करती है। दाना बन चुका है, इस वक्त इसको धूप चाहिए होगी। अब बारिश होगी, बड़ी नेमत थी बारिश, लेकिन जिस तरह से कल मियांवाली में यालाबारी हुई है उससे तो फसलें तबाह हुई। उससे पहले वजीराबाद वाले इलाके में हुई, वहाँ पे तबाह। ये यालाबारी जो है ना, ये आपकी फसलों को तबाह करती है। बारिश इतना तबाह नहीं करती है, लेकिन कुदरत का काम है कि इस वक्त मरी इस्लामाबाद रोड बंद है, तमाम गलियात की तमाम रोड्स बंद है, वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो मौसम में इतनी बड़ी तब्दीली के जिम्मेदार हम ही हैं। बेशक हम लोग अपने एनवायरनमेंट के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो भुगतना पड़ेगा। वो हमें वापस पलट के, जो कुदरत जो है वो इंतकाम ले रही है, तो वो इस तरह से लेगी। जब आप कुदरत के निज़ाम को डिस्टर्ब करेंगे तो वो भी तो अपने इंतकाम लेगी। हमें पहले पता होता था ये गर्मी की टाइमिंग है और गर्मी का इतना पीरियड होता है, सर्दी का इतना होता है। अभी तो समझ ही नहीं लग रही सर्दी के कपड़े रखने हैं नहीं रखने हैं, पता नहीं, मतलब अजीब सा मौसम हो रहा है। वकास अहमद, बात आपकी सही है। मेरा ख्याल कपड़े कोई जॉइंट अब कपड़ रख लें, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। ये बड़ा अलार्मिंग है। दुनिया तो बड़ी देर से कह रही है लेकिन हम अभी तक भी उसको ऐसा सीरियस नहीं है। अब देखें, दुनिया ने ये हीट फील की और उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन का जो स्टाइल है वो तब्दील किया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत भी, बड़े बड़े जो यहाँ पे बिल्डर्स हैं वो भी कंक्रीट करते जा रहे हैं हर जगह पे। एक ही हल है, यहाँ पे कंक्रीट बिछा दो। जब आप कंक्रीट बिछाएंगे तो फिर ये तो रिएक्शन आना है। खुद ये सब किया और ये अब तब्दीली पता नहीं आने वाले टाइम में किस तरह से रूनुमा होगी। आज भी अगर हम हालात को कंट्रोल कर लें, कुछ बेहतर कर लें, तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। रमज़ान बाज़ारों में बहुत कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। मॉडल बाज़ार के नाम पर गिरा फरोशी की जा रही है। चीज़ों का बताया गया था जी, आटा सस्ता मिलेगा, इतने रुपए आम मार्केट से सस्ता मिलेगा, चीनी इतने रुपए सस्ती मिलेगी, सब्जियां कौन कौन सी सस्ती मिलेंगी जी। अभी तो मैं आलू के रेट सुन रही थी, 50 रुपए सरकारी रेट है, कहीं 100 रुपए मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है। आमिर भाई, ऐसे ही है महंगाई के लिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये जो मॉडल बाजार होते हैं, एक तो वहाँ पे चीज़ आपको सस्ती नहीं मिलती, दूसरा क्वालिटी में भी नहीं मिलती। लो क्वालिटी में आपको 4-5 रुपए अगर बच रहे हैं किसी सब्जी में, किसी फल में, फ्रूट में, तो खुदारा ना लें कहीं से। अगर 5-7 रुपए बिचाने हैं तो आप सफर भी करके जाएं, आप सफर करके भी जाएं, आप अपना वहाँ पार्किंग की फीस भी दें। वहाँ पे मॉडल बाजार आपको बनाकर उन्होंने, और जो लोअर दर्जे की खजूर है उसका रेट बाजार से आप समझे कि 2 रुपए 3 रुपए कम रखा होगा, और बड़ा उन्होंने बोर्ड लगाया तो क्या, और बीबी की तस्वीर लगाई हुई है। चीनी मिल नहीं रही है। कल मुझे फैसलाबाद से रिपोर्ट आई, मुल्तान से आई, मुल्तान में 11 पॉइंट्स हैं, 11 के 11 पॉइंट्स पर चीनी नहीं है। तो फिर आप क्या, जो फैसलाबाद से रिपोर्ट आई उसमें लाइनों में सैकड़ों कुर्सियां लगी हैं और उसमें 1 किलो चीनी देंगे आप। अच्छा, वो बाजार से कितनी सस्ती होगी? 10 रुपए सस्ती होगी। इंतहाई मुज़हका केस चीजें ये लगती हैं। फिर देखिए, मैं इसलिए बीबी इन तमाम बाजारों के, इन तमाम चीज़ों के खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ लोगों को घर के करीब सस्ती चीज़ क्यों ना मिले। आपने क्यों शुगर माफिया को बाहर चीनी एक्सपोर्ट करने दी? आप उनसे कहते हैं हमें रमज़ान में इस रेट पर चीनी दुकान पे मिलनी चाहिए, मॉडल बाजार में नहीं, रमज़ान बाजार में नहीं, मुहतरमा की तस्वीर वाले बैनर के नीचे नहीं। आम दुकान पे मैं जाऊं, मैं जहां से चीनी ले रहा हूं वहां पे चीनी पाव इम्प्लीमेंट करा दें। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। और इसी तरह आप घी का कर सकते थे, इसी तरह
सब्सिडी देते हैं सब्सिडी पे देखें, आटा तो आप अगर फ्लोर मिल से बात करें तो आप सस्ता वैसे भी करवा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप कहते हैं आपकी गंदम की क्रॉप जो है बम्पर हुई थी, तो फिर आपने उस बम्पर क्रॉप का क्या फायदा लिया कि लोगों को अगर आपने लाइनों में लगवाना है बिल्कुल और फिर उनको 10 किलो आटे का थैला देना है, तो मेरा ख्याल है जब तक हम इस सिस्टम से बाहर, ये जो मॉडल बाजारों रमज़ान बाजारों वाला, मैं तो इसके खिलाफ हूँ जी। मैं कहता हूँ दुकान पे चीज़ आपको सस्ती मिलनी चाहिए, उसके लिए आपको वक्त से पहले तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन आपने वक्त से पहले तैयारी की अपने बैनर्स बनवाने की। तो कौन से ड्रेस में कौन सा बैनर जो है अच्छा लगेगा, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। वकास अहमद, जैसे जापान की उनकी स्पेशलाइजेशन इसमें है ना कि वो ऑटोमोबाइल में बहुत आगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत आगे हैं। तो वो जो जापान से गाड़ियाँ इम्पोर्ट होकर दुनिया में जाती हैं ना, उनकी माइलेज इतनी होती है 10,000 5,000, लोगों के इतने आसानी से वो अवेलेबल होती है प्रोडक्ट नई वाली कि वो थोड़े देर रखने के बाद कहते हैं भाई ये गाड़ी हमें नहीं चाहिए। हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हम आटे के लिए रो रहे होते हैं, ऐसे ही है। हम चीनी के लिए आवाम मिन्नतें कर रही होती हैं, टमाटर हमें नहीं मिलता, प्याज का हमारी फेडरल गवर्नमेंट से लेकर सूबाई हुकूमत चीफ मिनिस्टर ये डिसाइड कर रही होती हैं भाई ये टमाटर क्या बनेगा, फ्रूट हमने क्या करना है। अगर सब कुछ हमारे पास है तो पहले ये इस मुल्क के शहरियों के लिए है, ठीक है। अभी तो शुरुआत है वकास। ये आमिर भाई, आप रमजान की बात ना करें ना, आप रमजान की बात ना करें या रमजान के अलावा आपने 11 में लोगों ने खाना नहीं है। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि जो चीज़ इस मुल्क में पैदा होती है, जिसको ये मट्टी पैदा कर रही है ना, उस पे सबसे पहले हक किस आवाम का है। जैसे अमर भाई ने कहा ना कि चीनी आपने बाहर भेज देती है, सेम आप हर चीज़ किन्नों के साथ करते हैं, सेम आप जो है वो आम के साथ करते हैं। जो एक क्लास अच्छी प्रोडक्ट होती है उसको आप उठा के बाहर भेज देते हैं, फिर आवाम जलील होती है। अगर कभी आलू अच्छा हो जाए तो आप सारा कहते हैं बाहर भेज दो, और कभी टमाटर अच्छा हो जाए तो फिर कहते हैं बाहर भेज दो, और फिर हमसे ऐसे ही ये ब्लैक माफिया वाले पैसे लेके फिर कहते हैं हम ईरान से या हम साहब मालिक से बरामद कर रहे हैं। तो खुदारा रहम ही करे हम पे। हाँ, जो चीज सस्ता बाजार प्लीज कोई ना, ये रमजान बाजार तो ये वो एक सियासी स्टंट होता है ना, इसका तो बड़ा सिंपल सा हल है। अगर आपकी सिम इस बात पे बंद हो सकती है कि आपने रिटर्न जमा नहीं करवाई, तो ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है कि हम इस मुल्क के 3 4 5 करोड़ जो डिजर्विंग लोग हैं उनका डाटा इकट्ठा ना कर सकें। आप एक वैल्यू एस्टिमेट कर लें, उनको उनके अकाउंट्स में उनके आईडी कार्ड के अगेंस्ट या बैंक के अकाउंट से जो भी आपने उनको सपोर्टिव पैकेज है वो पैसे ट्रांसफ़र कर दें, वो जहाँ से मर्जी इज़्ज़त नफ्स के साथ ख़रीद दें, लेकिन फिर वो सियासतदानों के वडेरों के डेरों पे लाइनें नज़र नहीं आएंगी। लेकिन ये तो दिया घरों में चले गए 10,000 रुपया रमजान पैकेज के तहत, तो फिर आप ये किस लिए वो चला गया। ये मैं यही तो कहता हूँ, इस पर आप पर ना करें। उसने बहुत अच्छी की है, आप कुर्सियां लगाकर लाइनें बनवाकर, और एक्चुअली क्यों लोगों की इज्जत है। और एक आपने आटे का पैकेट ही देना है, एक ही आपने ये चीनी चले का पैकेट बरसबीले देना है। तस्करा बात है, लेकिन मैं अभी भी मरियम आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा, खुदारा जो आपने इज्तिमाई शादी वाला नेक काम शुरू किया है इसकी कवरेज ना करें, मेहरबानी करें हम पर, उन बच्चों पर, उन बच्चियों को जिनके आगे औलादें होनी है, जिनकी वीडियोस लोगों ने दिखा के दिया अल्लाह खराती तेरा ब्याह होया है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने हमारा माशरा ऐसा है, खुदारा आप एक वजीर उठाती हैं, वो उसको भेज देती हैं, जा अपनी तस्वीर बनवा, अपनी रील बनवाओ ना बच्चियां के नाल, आपने शादी करा रही हैं। मैं तो यकीन करें जो फलाही इदारे काम करते हैं मैं उनकी भी नहीं चलाने देता, मैं खबर कहता रोक दो इनको। ये नेकी का काम है, मैं उस बच्चे और बच्ची को क्यों दिखाऊं, उसके माँ बाप को क्यों दिखाऊं। बिल्कुल यही है। जहां तक रह गई है महंगाई की बात, तो हम दरख्वास्त ही कर सकते हैं, और ये रूटीन में खबर डिस्कस करने का मकसद भी सिर्फ यही है कि जिनका काम ये कंट्रोल करना है, आवाम को रिलीफ देना है, वो इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ करें ताकि आवाम एक्चुअली जो है वो रमज़ान में सस्ती चीज़ें खरीद सके, जो कि फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने की जानिब एक और कदम उठाया गया, यानी आप कह सकते हैं एक और कोशिश की जा रही है। रिक्शा और बाइकिया सर्विसेज के पार्किंग पॉइंट्स मुतारिफ कराए जाएंगे। पता नहीं इससे कैसे ट्रैफिक कंट्रोल होगी, ये कौन सा नया आइडिया है वकास है? नहीं, अगर तो डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हो जाएंगे ना तो उससे फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन अब ये देखना है कि वो पॉइंट्स के लिए क्या नई जगह ली जाएगी या रोड को थोड़ा सा कट किया जाएगा। हाँ। अब जैसे आप कलमा चौक से जैसे आप टर्न लेते हैं ना, गुलबर्ग से आए और फिरोजपुर रोड की तरफ टर्न लें,
तो बिल्कुल वो मेट्रो स्टेशन के पास ही बाइकिया वाले और रिक्शे वाले सारे खड़े होते हैं, वो ट्रैफिक इशू तो क्रिएट करता है। इसी तरह से जहाँ से भी कोई बस स्टॉप है या लोगों का आना जाना जहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे बाइक वाले खड़े होते हैं और बिल्कुल टर्न के पास ही खड़े होते हैं। तो अगर वो डेजिग्नेटेड पॉइंट्स बनने हैं कि एक्स्ट्रा कहीं जगह लेके रोड से थोड़ा साइड पे, फिर तो वो फ़ायदा होगा। और फिर उनको ये बाउंड भी किया जाए और लोग भी थोड़ा सा ताउन फरमाएंगे, लोग वहाँ पे जाके बैठे, वजह से ट्रैफिक नहीं ब्लॉक होती है। आपने एक पहले भी एक्सपेरिमेंट किया वो बाइकर लाइन की सूरत में आमिर भाई, उससे तो कोई नतीजा नहीं निकला, उससे तो ट्रैफिक कोई कंट्रोल नहीं है, बल्कि ट्रैफिक जैम रहना शुरू हुई उतने हिस्से में, अगर खास तौर पे देखें तो इससे कैसे ट्रैफिक आपकी कंट्रोल हो जाएगी? अच्छा नहीं, हमारे यहाँ पे पता नहीं क्या अक्लमंद लोग ज़्यादा हैं, कान का दर्द है और टांग का इलाज कर रहे होते हैं। ये कान का दर्द ये है कि आपका चिंगची रक्षे की कोई पार्किंग है कहीं पे, कहीं उसका बना, इससे बड़ा मसला वो है। ये ऑनलाइन सर्विसेज हैं जिनके आपने नाम लिए, बाइकिया और रिक्शे का भी है। नहीं, रक्षा भी बाइकिया का ही है ना, बाइकिया का ही है। पहली बात तो ये समझे, ये रक्षा भी बाइकिया वालों का है, उनके लिए इनके लिए क्या करना है डेजिग्नेटेड बना के आपने पार्किंग? ये तो चलते फिरते रहते हैं, आपको पता है इस बात का कि ये जहां से एक सवारी लेते हैं, जहां पे उतारते हैं, फिर आहिस्ता से मूव होकर किसी सेफ जगह पे खड़े हो जाते हैं ताकि अगली सवारी हमें यहीं से मिल जाए। आपने बाइकिया का सिस्टम शायद मेरा ख्याल है सीटीओ ने नहीं देखा हुआ, इनको बाइकिया चलवानी चाहिए इससे सीटीओ से, शायद रिक्शे का लिखा हुआ है, वो लिखा होगा तो मोटरसाइकिल रक्षा रिक्शे भी हो सकते हैं क्योंकि कौन से रक्षा मेंशन किया है जो आम रिक्शा ऑटो नहीं, चिंगची को चिंगची कहा जाता है, मोटरसाइकिल रक्षा कहा जाता है, ऑटो रिक्शा होता है। वो ऑटो चले जी, ऑटो रिक्शे के लिए तो आप बना दे पार्किंग, वो अच्छी बात है, उसने बता भी दे कि आप डेजिग्नेटेड। हमारे शहर का मसला तो चिंगची रक्षा है, हमारे शहर का मसला ये बाइकिया या कोई उबर या कोई इस तरह की, तो वो सीटीओ साहब खुद करके गए ये सर्विसेज मतलब इन्होंने किससे रखी करवाई है ये वाली, मुझे तो समझ नहीं ना आई, इस खबर ही मुझे समझ नहीं आई। आप इनको क्या देना चाह रहे हैं और कहाँ पे आपकी डेजिग्नेटेड पार्किंग होगी, किस जगह पे होगी? क्या किसी बाजार के बाहर लोग नहीं, आप ये तो चलते फिरते, मतलब ये तो इसी तरह से सवारियां उठाते हैं, ये इनके लिए मेरा नहीं ख्याल कि ट्रैफिक से आपको कोई इसका लेना देना है। हाँ, ये आप कर सकते थे कि आप जो शादबाग में, जो ये गरीबाबाद में, जो ये धर्मपुरे में, संतनगर में जो चिंगची हैं जो रोड के ऊपर ही पार्क हो जाते हैं। मैं कल जब अफ्तारी के लिए निकला हूँ तो आपको पता है कि आपके ये पीको रोड के ऊपर एक फैक्ट्री है, उसके सामने तरफ रोड पे चिंगची ही चिंगची थे। तो मैंने ट्रैफिक वहाँ पे जैम हो गई थोड़ी सी, तो मैंने जो मेरे साथ बैठे थे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये चिंगची इस तरफ क्यों पार्क हुए हैं, रोड के इस तरफ राइट हैंड पे, इनको तो यहाँ तो लेफ्ट हैंड पे एक साइड पे होना चाहिए, या अगर उन्हें दूसरी तरफ से सवारी उठानी तो दूसरी रोड। कहता है नहीं ऐसा, वो सामने फैक्ट्री है ना, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और उसकी सवारियाँ उतरते तो ये ऊपर से घूम के आने के बजाय ना इन्होंने इधर ही रोड ब्लॉक कर दी। इसका कोई हल है इनके पास? नहीं। अब बाइकिया की डेजिग्नेटेड पार्किंग हो जाएगी, वहाँ की डेजिग्नेटेड पार्किंग हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। इससे आप ट्रैफिक को दुरुस्त नहीं कर सकते। ट्रैफिक को दुरुस्त दो तरीकों से किया जा सकता है। एक तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाएं, जो कि आप कोशिश कर भी रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप जहां पार्किंग लॉट्स हैं उनको खाली कराएं और वहां पे सिर्फ पार्किंग हो, वहां दुकानें, वहां पे बाजार, वहां पे ये चीज़ें ना बने, ताकि वहां पे लोग जो गाड़ी पार्क करना चाहते हैं वो कर लें। ये जो डेजिग्नेटेड कर रहे हैं एरियाज ज़रूर करें, इनको चिंगची के लिए मखसूस करें, जिसको चिंगची चाहिए वहां से जाके ले और जाके बाकी रिक्शा और बाइकिया सर्विस की जहां तक बात रहेगी। अच्छा, बाजारों के बारे में मैंने देखा बहुत सारे रिक्शों की लाइनें लगी होती हैं, जहां मर्जी आप चले जाएं, मुख्तलिफ बाजारों में, टाउनशिप में भी है, इचरा बाजार में भी है, इवन आप क्रीम ब्लॉक के बारे में देखें तो एक साइड पर रिक्शे वाले इंतजार कर होते हैं, तो उसके लिए भी अगर आप कोई पॉइंट बना देंगे बेहतर है। बट जिन लोगों ने रिक्शा पे सफर करना है वो बाजार से निकल के पार्किंग तक क्या पैदल जाएंगे? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मामला हैं, इनको सारा को देखना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि इनको सबसे पहले चिंगची से काम शुरू करना चाहिए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद करानी चाहिए। गवर्नमेंट जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कराए, उससे है इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कराए, जितने बन गए, इसके बाद ना बनने दें। और उसके ऊपर उनके रूट्स के ऊपर जो बड़े रूट्स हैं, शायद जाहिर है गलियों में तो नहीं होगा, जो बड़े रूट्स हैं उन पर बसें चलाएं। बसें चलाने के बाद इनको आहिस्ता आहिस्ता गलियों की तरफ मूव करें, ये खुद ब खुद खत्म। जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगी
मतलब आपका आप एक मिसाल ले लें, फ्लोरेसेंट बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग बंद कराएगी दुनिया भर में, आज नहीं ना मिलता। 2 स्ट्रोक रक्शे की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में 1998 में पहले बता चुका हूँ बंद करा दी गई। जब मैन्युफैक्चरिंग बंद यहाँ पे बंद हुई, मैन्युफैक्चरिंग बंद करा दे, जो चल रहे हैं वो चलते 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 खुद ब खुद ये ट्रैफिक का ये उसूल है हर गाड़ी का खत्म हो जाता है, बिल्कुल ऐसी उसकी मियाद खत्म हो जाती है। अच्छा आमिर भाई, 2 सजेशन तो दी हैं, एक उससे भी एक बड़ी सजेशन है जो कि पूरी दुनिया में जिसको अडॉप्ट किया गया है, वो ये है कि आपको ट्रैफिक मैनेज करने के लिए सड़कें खुली नहीं करनी, आपको गाड़ियों को कंट्रोल करना है। हमारे यहाँ पर आप जिन शाहराहों पर रिक्शा चिंची अलाउ नहीं है, उसमें आप माल रोड पे आप नहीं जा सकते, वहाँ पर भी ट्रैफिक है, ठीक है। कनाल पे भी आपको थोड़े से एरिया में जाने देते हैं, उसके अलावा आप कनाल पर भी नहीं जाने देते। मेरी तो सजेशन ये है कि आप बड़ी गाड़ी वालों को डिस्करेज क्यों नहीं करते कि पीक आवर्स में आप गाड़ी लेके निकलेंगे, आपको इतने चार्जेस देने पड़ेंगे जिस एरिया में ट्रैफिक ज़्यादा है। आप मैं पहले भी हम अक्सर भी देनी पड़ेगी ना, जब तक प्रॉपर उससे आप पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, उसमें आपके मैं उसमें मैं एक गुजारिश ये है, आप कह रहे थे ना अभी अपने बात की कि जी लोग बाजार से निकल के तो चल के दूसरी तरफ स्टैंड पे क्यों जाएंगे। यही सोच है हर उस बंदे की जो सिर्फ गाड़ियां 3 लेके इसलिए घर से निकलता है कि उसने बताना भी है कि मेरे पास बड़ी 3 गाड़ियां नहीं, ये वो कोई नहीं है। लो आजकल पेट्रोल इतना महंगा है, वो आमिर भाई जिसके पास है गाड़ी वो बेचारा मोटरसाइकिल पे घूमता है। आमिर भाई हो सकता है जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद हो आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल हो, तो बहुत सारे मेरा दिल करेगा कि मैं इतना पेट्रोल लगा कर मेरे घर के पास से और ट्रेन जा रही हूं। मैं फिर मुझे ये बताएं, आप हर बात में आमिर भाई आप यही कहते हैं कि चिंची रिक्शों को, ये रिक्शों वालों को ये कर दें, तो जब मैं ये कहता हूं कि आप चिंची रिक्शा वालों की जान इसलिए छोड़ देंगे उनका मुतबादल कुछ दे दें, तो फिर आप कहते हैं कि बात की तो दे मुतबादिल हम कब कह रहे हैं कि एकदम जब इसका मतलब है कि जब तक नहीं है, ये तो हमें भी पता है ना, ये हकीकत संदी तो यही है ना कि अगले 4-5 साल में भी ऐसी ख़त्म नहीं होना, क्योंकि ना प्रोडक्शन बंद होनी है जैसे आपके हालात हैं, ताजर बाहर आ जाएंगे, ठीक है, फिर जो ऑलरेडी है उसको डिस्पोज ऑफ करते भी टाइम लग जाना है। कुछ चीजें तो हम कर सकते हैं। कल तो क्लियरिंग एजेंट्स बाहर आ गए, मैं तो जहां तक बात रह गई है ट्रैफिक की, ट्रैफिक अगर आपने रवां दवा रखनी है तो सजेशन तो यही है कि एक दफा दोबारा से स्टडी कराएं कि इश्यूज क्या आ रहे हैं। सेकेंडली बाइकर लेन मजीद ना बनाएं जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ज़्यादा इश्यूज बन रहे हैं। बाकी ये जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं नो डाउट ये लेते रहें, साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन शहर में ट्रैफिक जैम की बहुत बड़ी रीजन मैं आपको एक बात बताऊं, उन पे एक छोटी सी आप ये चेक कर लीजिएगा, जब CTO DIG ऑपरेशन IG जब ये जाते हैं कि क्या ये डेजिग्नेटेड पार्क में अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, ये रोड के ऊपर ही गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। और जितने DCS जाते हैं, जितने ब्यूरोक्रेट आप कहीं भी जाते हैं, उनको तो कोई रोक भी नहीं ना सकता, यही मसला है ना, निकलते हैं ये सोच है तो राइट है। तो फिर हर बड़ी गाड़ी वाला ये समझता है जहाँ मर्जी ट्रैफिक। कैसी मजे की बात है कि हमारी एंकर ये कह रही है उनका राइट है वो 1 वे कटे, वही तो कह रही ना, वो जहाँ मर्जी खड़ी करें उनका राइट नहीं है, वो राइट वायलेट कर रहे हैं, वो अपनी वजह से सारी दुनिया को खराब कर रहे हैं, सारी ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहे हैं। बाय द वे मैंने तंजिया ये कहा था, खैर ये वो अपना राइट समझते हैं कि उन्होंने ये करना ही करना है, तो जहां मर्जी गाड़ी खड़ी कर ले, उनको किसी ने कौन सा पूछना है। और हमारी सोसाइटी में तो इशू ये भी है कि जिसके पास बड़ी गाड़ी है वो भी जहां मर्जी खड़ा कर ले, उसका ज्यादा राइट है रोड। वेलकम बैक। और इंतहाई अफसोसनाक खबर है, और इसके बाद मेरे ख्याल से जितने भी दिल के मरीज हैं वो ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ना सिर्फ दिल के मरीज बल्कि हर दिल रखने वाला बंदा परेशान हो जाएगा। PIC में मसीहा साथी को ना बचा सके, डॉक्टर बीमार हुआ और डॉक्टर का ही बर वक्त इलाज ना हो सका, इमरजेंसी में इलाज ना मिलने पर डॉक्टर की मौत वाक़ हो गई। वकास अहमद, सबसे पहले तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और दूसरी बात यह है कि चलें अब भी डॉक्टर थोड़ा सा एहसास कर लें। चलें आवाम तो जो आम मरीज़ आते हैं उनको तो उनकी तो कोई कदर कीमत नहीं होती, ये तो उनका कुलीग था, तो अभी चीज़ों को जहाँ पे इनको लगता है कि कुछ फ्लॉज हैं वो बेहतर कर लें। ये कोई पहली ख़बर तो नहीं है, इस तरह के बेशुमार ख़बरें हम देखते हैं। बेचारे जो मरीज़ों के लवाहिकीन होते हैं वो मार भी खाते हैं, फिर FIR भी भुगतते हैं, तो डॉक्टर्स भी बाहर निकल आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए कि जी पेशेंट के जो साथ अटेंडेंट हैं वो हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं। तो मेरा ख्याल वो करने की उनकी वजह सिर्फ यही थी जो इस केस में हुआ है। तो ये तो अल्लाह ही है, इनको हिदायत दे हमारे डॉक्टर्स को कि अगर देखें, एक होता है आपने इलाज करना है, दूसरा होना है आपने किसी को हौसला देना है।
तो मेरा ख्याल यहाँ पे दोनों काम नहीं हुए। आधी बीमारी तो लोगों की हौसले से, अच्छी तरह उनकी बात सुनने से उनको बहुत ज़्यादा हौसला मिल जाता है। तो कुछ भी नहीं है, जैसे बेशुमार आपने वो बच्चे वाला केस देखा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, PIC में पहले कितने दे सकते हैं, सर्विसेज में देखे आपने। तो मेरा ख्याल है कि पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मतलब ठीक है, आपके रूटीन रोज़ का काम है, आप कह सकते हैं कि हमारे लिए कोई नया केस नहीं है, लेकिन एक बंदा जो आपके पास आ गया है उसको तो कम से कम जो आपके SOPs हैं उसके मुताबिक तो अटेंड कर लें ना। अगर आपकी बुनियादी चीजें ही इमरजेंसी में नहीं होंगी तो किस तरह से किसी को सबसे पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त सरबराह है PIC का, उसको हटाना चाहिए। पहली बात तो ये है, क्योंकि अगर एरोटिक डाइसेक्शन की मशीन जो है ख़राब है, इसमें डॉक्टर क्या करें? डॉक्टर मसीहा है, डॉक्टर मशीन प्रोवाइड करना आपको ज़िंदगी नहीं दे सकता। ये बात सच्ची सीधी बात करनी चाहिए। मसीहा तो अल्लाह की ज़ात, शिफा उसकी जानिब से है। डॉक्टर खुद को नहीं बचा पाते। आप रोजाना सुनते हैं डॉक्टर मर जाते हैं, मौत तो सबके लिए अटल है, चीजें यहाँ तो गफलत लेकिन है ना? ये तो गफलत है ना। एक तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अगर पंजाब की बात की जाए, हॉस्पिटल इसको समझा दिल का एक ही हॉस्पिटल है, तो बहुत सारे, लेकिन समझा इसी को जाता चले। वहां पर अगर एक मशीन खराब है जिसको डाइसेक्शन वो कह रहे हैं, और इसकी वजह से उसकी एंजियोग्राफी का वो जो CT स्कैन है वो नहीं आ सका, तो मेरा ख्याल है कि ये उस इंतज़ामी आला अहदेदार की गफलत है, जिसके बाद वो भी तो डॉक्टर ही है, वो भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, मुझे नहीं पता। तो आप ये देखें कि डॉक्टर जिनकी मौत पाके उसके साथ कितने कोई भी लोगों है, का मैं तो नाम भी नहीं जानता होगा, मैं तो नाम भी नहीं जानता, प्रोसीजर कितने लोगों का नहीं हो सका होगा। आप ये देखें कि एक डॉक्टर चाह कर भी अपने पेटीबंद भाई को नहीं बचा पाए, क्योंकि मशीन ही खराब है। तो वो बेचारे क्या कर ले? हाँ, वो खुद से तो मशीन बनने से रहे। खुदारा आप लोगों को अल्लाह ताला ने इस काम के लिए रखा है कि आपकी अगर ये मशीन खराब है तो आप इस पर एहतजाज करें, काम बंद ना कर दीजिएगा। ये बात सुनने के बाद जो आपका वतीरा है वो काम ना कीजिएगा, लेकिन इस पर एहतजाज तो करें कि हमें तो ये चीज़, आपका भाई गया है, हमारा तो बच्चा था, वो डॉक्टर था एक, जिसका बर वक्त इलाज होना चाहिए था। और बिल्कुल वकास ने, मैं इसकी 100% करता हूँ। आम लोगों के क्या हालात हैं आप सुने तो आप हैरान रह जाए। सही बात है। अगर एक डॉक्टर की मौत इस वजह से हो गई कि आपके पास, आप कभी इसकी इमरजेंसी में जाकर देखो, लोगों को जो डेट्स देते हैं ये लोग, 8-8 माह 9-9 माह, इसका मतलब है कि पंजाब में दिल से मुतल्लिक़ और सबसे ज़्यादा बीमारियाँ दिल की हैं। और यहाँ पर अगर आप लोगों के ये हालात, और इसमें ना एक सजेशन है, छोटी सी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हॉस्पिटल आप ज़रूर बनाएं अपने वालिदैन के नाम पे, लेकिन बीमार होने से रोकने के लिए कुछ करें। लोगों को बीमारियां क्यों हो रही हैं? लो क्वालिटी फूड से, ठीक है, वो कहाँ से एक मशीन तक तो पहुंचा नहीं सके। ये तो बहुत लंबा सब्जेक्ट है। फिर ऐसे ही फिर आप ये बात सही कह रहे हैं, अपने हाथ में भी कुछ भाई मशीन तो करें ना यार। ये और दूसरा, आप भी लोग खाने पीने में, मैंने वही कही, प्रिवेंशन थोड़ा सा हमारा अपना सब पर्सनल सब्जेक्ट हम उस रेडी से पकौड़े खा रहे होते हैं, जैसे जिसके ऊपर मोबाइल से भी बुरी हालत में तेल होता है। बस थोड़ी सी हमने एहतियात खुद भी करनी है। बाकी ये बहुत अफसोसनाक वाकया है, जिम्मेदारों का जरूर तयन करना चाहिए। अगर डॉक्टर का इलाज नहीं हो सका तो आप ये सोच लें कि लाइन में लगे हैं आम आवाम के साथ क्या हो रहा होगा। वेलकम बैक। बहुत अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है। रेंजर्स की मदद से ऑपरेशन पहले भी हो रहा था और अब भी होगा। नो गो एरिया, जिसकी फहरिस्त तैयार कर ली गई है। ये नो गो एरिया कौन से आमिर भाई? मैं तो खुद हैरान हूँ। किसी जमाने में ना कबायली इलाके होते थे, इसको बनाता कौन है? जिसमें वो कहते थे कि आपकी पुलिस की अमलदारी नहीं है। वो ये खैबर पख्तूनख्वा में होते थे, तो कभी जाना होता था ना तो वहाँ के कबायली जो मादीन में थे उसमें से किसी ना किसी को वाकफी ढूंढी जाती थी, फिर वो आपको ले जाते थे, वो हर चीज़ दिखा भी देते थे जो वहाँ गैर कानूनी काम होते थे। लाहौर के अंदर कैसे एक नो गो एरिया है, जाती उम्रा है एक, तो उसको तो मैं जानता हूँ। जो नो गो एरिया है मैं जानता हूँ, एक सैकड़ों एकड़ जगह है जिसपे आप जा नहीं सकते, दाखिल नहीं हो सकते, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन आपकी आपके तो बता दें। हैं मेरी ख्वाहिशात तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या क्या बताएं आप, कुट खानी। अच्छा ये जो नो गो एरियाज़ हैं ये तो खुली और सरीहन बदमाशी है। और इसमें अगर मैं ये बात कहूँ कि यहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के नो गो एरिया हैं, वो बड़ी बात है, उसकी पकड़ होनी चाहिए। ये फर्नेसेस किसकी हैं, ये कमर्शियल प्लाजे किनके हैं, ये कमर्शियल
घर किनके हैं जहाँ पे नो गो एरियाज बन गए हैं। इसका मतलब है पुलिस वहाँ हाथ डालने से इसलिए डरती है कि पुलिस इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल पीपल। उनकी अपनी नौकरी आपको सियासी लोग, जब आप सियासी मुदाखलत करेंगे तो फिर आपको कहीं रेंजर्स बुलानी पड़ती है, कहीं फौज बुलानी पड़ती है। ऐसे ही है। पुलिस से बड़ा बदमाश कोई नहीं। जैसे पंजाबी फिल्मां सुनते होंगे सी कि साढ़े तो बड़ा बदमाश कोई, पुलिस वाले कहते होंगे सी, जिथे सुल्तान राय कहता होंगे सी, ओए गल सुन डिप्टी, तो वो डिप्टी कहते साढ़े तो बड़ा कोई बदमाश नहीं। तो इनसे बड़ा कोई बदमाश नहीं है। मसला सिर्फ यह है कि इनके पर जलते हैं उन लोगों पर हाथ डालते हुए जो मुस्लिम लीग नून के इस वक्त MPA और MNAs हैं। बात तस्लीम करनी चाहिए। या वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इन्फ्लुएंस या फाइनेंसर्स हैं, उनसे डरते हैं। कैसे गैर कानूनी सोसाइटीज को जो है बिजली दे दी जाती है, कैसे नो गो एरियाज बन जाते हैं, फैक्ट्रीज और फर्नेसेस जो हैं वो कैसे बिजली पे चल रही हैं और वहाँ पूछने वाला कोई नहीं। वो मैंने एक वाकया सुनाया था जो मुझे सिपरा ने सुनाया था, कुत्ते वाला। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, कुत्ता बांध देता उन्होंने। तो ये जगह जगह गली गली कुत्ते बंधे हुए हैं और यहाँ पर जाने के लिए अब आपको अगर रेंजर्स की ज़रूरत पड़ गई है, कल को आप ये ना कहेंगे F-16 दे रहे हैं हमने बिजली चोरों के खिलाफ जो है कोई एक्शन करना है। मैं तो अच्छा जी, जगह भी पता है और अब इधर कार्रवाई की जाएगी और ऑपरेशन किया जाएगा, बिजली चोर पकड़े जाएंगे। ये बहुत बड़े बिजली चोर हैं, अगर इनको पकड़ लें तो बहुत हद तक हम अपनी बिजली को बचा भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वकास आपका भी, आमिर भाई आपका भी। नाज़रीन, वेलकम बैक वंस अगेन। नौजवानों में नफ्सियाती मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारी रीज़न है, जिनमें से आज जो रीज़न हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत बड़ी और अहम रीज़न है जिसको शायद बहुत सारे पेरेंट्स नज़रअंदाज कर देते हैं। हम कहते हैं बच्चा चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, हमारा बच्चा बदतमीज़ी क्यों कर रहा है, हमारा बच्चा अकेला क्यों रहने लग गया है। ये नफ्सियाती मसाइल बेशक जो है इसके पीछे बहुत सारी रीज़न हो सकती है, लेकिन जो आज हम रीज़न डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे लोगों को आप खुद रिलेट करेंगे कि ये रीज़न है और इस पर कुछ करना चाहिए। अब इस पे माहिर नफ्सियात का रोल क्या होता है, पेरेंट्स को डिसीजन कब और कैसे लेना है, लेट शादी होना नौजवानों में किस तरह से नफ्सियाती मसाइल क्रिएट करता है। अगर आपका फ्रेंड्स ग्रुप है, सबकी शादी होगी है, बीच में आप अकेले हैं और सब जब डिस्कशन कर रहे हैं तो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो आप बड़ा बीच में अजीब सा फील करते हैं। अब क्या ये कौन कौन से नफ्सियाती मसाइल इससे पैदा हो सकते हैं, जो चिड़चिड़ापन, अकेले बैठने की आदत हो जाना, कुछ अच्छा ना लगना, लड़कियों में और लड़कों में दोनों में ये चीज़ें देखने में आती हैं। इसके असरात किस तरह से हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर सकते हैं, ज़िंदगी में रूनुमा होते हैं। सारा नदीम माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम सलाम, थैंक यू, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवानों में नफ्सियाती मसाइल नो डाउट रीजन बहुत ज्यादा है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी लेट शादी होना। क्या ये वाकई नफ्सियाती मसाइल को जन्म देता है? अच्छा, एवरीथिंग इंसान के माइंडसेट पे डिपेंड करता है। अब जो लोग लेट शादी, अब जैसे आपने एक बात की कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं उनमें सबकी हो गई है पर एक इंडिविजुअल है जिसकी नहीं हुई। अब मैरिज अगर राइट टाइम पे हो जाए इट इज़ अ ब्लेसिंग, मैरिज इटसेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग, बट अनफॉर्चुनेटली इन आवर सोसाइटी अगर मैरिज टाइम पे नहीं होती इट बिकम्स अ कर्स फॉर द इंडिविजुअल। और वो कर्स कैसे बनता है कि अब एक इंडिविजुअल है, कुछ लोग होते हैं परवाह नहीं करते कि लोग क्या कह रहे हैं, ठीक हो गया। मैं उस तरह के इंडिविजुअल्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ और उनको ज़्यादा बूस्टर्स देती हूँ, बिकॉज आई हैव क्लाइंट्स जो आए हैं और उनको क्या मसला आ रहा था, क्रिटिसिज्म फ्रॉम द सोसाइटी। अब 2-3 तरह के लोग होते हैं। अब जैसे एक इंडिविजुअल वो है जिसको उसकी शादी नहीं हो रही, उसको जो है लोग तंग कर रहे हैं। लोग सबसे पहले आपके घर वाले ही होते हैं, बाहर के लोग इतना नहीं करते जितना घर वाले करते हैं। हंसी मजाक से बात शुरू होती है, फिर आप पर जब बार बार ये चीजें कसी जाती है ना तो फिर आपको चिड़ होने लग जाती है, चिड़ होना शुरू हो जाती है, आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। और डिप्रेशन के 3 अलामात, होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस, ये वो इंसान फील करना शुरू हो जाता है कि मेरे अंदर कोई कमी है, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। रिश्ते वाले आते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई डाउरी की वजह से रिजेक्ट कर जाता है, कोई शक्ल सूरत की वजह से रिजेक्ट कर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा होता है कि लोग अपना नहीं देखते कि जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं आगे वो कैसा है। ये बहुत ज़्यादा मसला आता है। अब मैं क्या कहती हूँ कि इस तरह के इंडिविजुअल को जब अल्लाह ने आपके लिए राइट टाइम लिखा हुआ है वहाँ पे तब आपकी शादी हो जानी है। कुछ चीज़ें हमारे ईमान का हिस्सा है और हमारे घर वाले किस तरह तंग करना शुरू हो जाते हैं। पेरेंट्स, वहीं पे पेरेंट्स का जो है ना वो एक टेस्ट आता है कि वो अपने बच्चों के साथ किस तरह उनकी बॉन्डिंग है। वहाँ पे पेरेंट्स ही बच्चों के लिए डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं क्योंकि बच्चा उनको नज़र भी आ रहा है,
उन्होंने साथ ही बात कर देनी है, तुम्हारी वजह से देखो नहीं हो सका, तुम ये करो। कुछ लोग बेचारे जो थोड़े हेल्दी होते हैं उनको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। अब मैं समझती हूँ आपको ना हर चीज़ को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखना चाहिए। अगर आपकी शादी नहीं हो रही, अगर मैं आपको इसके एडवांटेजेस बताऊँ और डिसएडवांटेजेस भी बताऊँगी। इसके प्रोज ही हैं, अगर आपकी शादी नहीं हो रही, थोड़ा सा टाइम है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो रहा है, आप अपने आप को, दिस इज़ अ टाइम कि आप अपने आप को टाइम दें, अपने करियर को टाइम दें। क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी मसला वगैरह आता है तो एटलीस्ट आप सेल्फ सफिशेंट होना चाहिए। आजकल का जो दौर है, आपको सेल्फ सफिशेंट होना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो अनफॉर्चुनेटली लाइफ स्पैन भी इतना शॉर्ट हो गया है कि आपके घर में अगर आपका मैन ऑफ द हाउस या स्पाउस अनफॉर्चुनेटली कोई डेथ हो जाए, कोई बीमारी का शिकार हो जाए, तो आप इतना सेल्फ सफिशेंट हो कि आप अपनी औलाद, अपनी ऑफस्प्रिंग को संभाल सकें, अपने आप को संभाल सकें। क्योंकि वो फिर एक अनदर मेंटल हेल्थ इशू शुरू हो जाता है, बिल्कुल, बिकॉज पीपल गो इन डिप्रेशन। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म दिखाते हैं। फिर ये चाचू, ताया, पुप्पो, और फिर एक और बड़ा एक फैक्टर बीच में आता है, जो हमारे घर में जो बहनें बड़ी बड़ी उम्र की जो बैठी रह जाती हैं, अनफॉर्चुनेटली 80% घरानों में वो अपने भाई या बहनों की शादियां चलने नहीं देती। और ये एक बात सच है। 20% में सबके लिए नहीं कह रही, एक जनरलाइज स्टेटमेंट मैं आपको एक बता रही हूँ कि वो खवातीन जिनकी नई शादी हुई होती, वो फिर अपने घर वालों के भी रिश्ते चलने नहीं देती। अनफॉर्चुनेटली दिस इज ट्रू। जितनी पॉलिटिकल हमारा घर में, जितनी पॉलिटिक्स, मैनिपुलेटिव बिहेवियर, मतलब ये सारा कुछ आता है। अब इंडिविजुअल का क्या काम है, अपने आप को टाइम दे, अपना करियर पे अपना फोकस करे, अपने आप को सेल्फ केयर दे। अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं तो अगर आपको कोई कह भी रहा है पतले होने का, तो आप उसको एज ए बूस्टर लें कि आपकी अपनी हेल्थ के लिए बेटर है। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद जो है फिर एक और तरह के लोग आते हैं जिनकी डिमांड्स बहुत हाई होती हैं। ठीक है, वो देखते हैं नहीं, वो अमीर नहीं है, उसकी जॉब ऐसी है, वो गोरा नहीं है, वो काला है, वो मोटा है, वो पतला है। फिर इस तरह के भी लोग जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स होती हैं, वो भी एक टाइम ऐसे आता है फिर उनके रिश्ते ही आना बंद हो जाते हैं, वो भी रह जाते हैं। एक इस तरह के भी लोग होते हैं। फिर एक इस तरह के लोग आते हैं, कुछ यंगस्टर्स वो होते हैं जो कि जब उनको क्रिटिसिज्म आता है, उनको डिप्रेशन का शिकार होता है, वो आइसोलेशन में बैठना पसंद करते हैं, वो बिल्कुल लोगों को अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं। जब वो लोगों के सामने आते हैं, उनके अंदर एक फियर आना शुरू हो जाता है। वो अपने आप को जब शीशे में देखते हैं तो उनका सेल्फ सुसाइड करने का दिल करता है। और बाकायदा मेरे पास इस तरह के क्लाइंट्स रह चुके हैं। मैं बता रही हूँ कि वो सुसाइड यहाँ कट्स तक लगाने पे आ गए कि हमें लोग, मैं जहाँ भी फिर रहा हूँ या फिर रही हूँ, मुझे लोग ऐसे बोल रहे हैं, मैं क्या करूँ। फिर एक और इस तरह के लोग आ जाते हैं जिनके जो अपने एक्सेस के पीछे बैठे रह जाते हैं, घर वाले मान नहीं रहे, हमने भी शादी नहीं करनी। मतलब आपका टोटल जो है ना, आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। ये एक बात बहुत सच है कि आपकी सारी जिंदगी, अगर आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए ना, आपकी सारी जिंदगी बहुत स्मूथ है। जिंदगी का अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं पार्ट कहूँ ना, वो दैट इज योर स्पाउस, योर लाइफ पार्टनर। तो अब इंडिविजुअल्स जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, कोई देर है, अल्लाह ताला पे यकीन रखें और अपने पे मेहनत करें। मैं तो समझती हूँ ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर होना चाहिए। बिल्कुल योर ओन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही आनी है ना शादी के बाद। बच्चे पैदा होने हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो गैप ईयर्स लेते हैं, कुछ होते हैं फॉरेन कंसीव कर लेते हैं। मतलब आपके पास अभी टाइम है, आपने क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे लेनी है? अभी अल्लाह ताला खैर करेंगे। अल्लाह ताला, हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ बेहतर रखा हुआ है, और हर इंसान जो भी दुनिया में आया हुआ है उसका अच्छा, एक बड़ी रीजन ना यहाँ पे कंपैरिजन भी शुरू हो जाता है। जी, बहुत कजन्स आपस में कंपैरिजन करना शुरू हो जाती हैं। उसका रिश्ता बाद में देखना शुरू किया था, उसका पहले हो गया, हालांकि मैं तो ज्यादा प्यारी हूँ। रीजंस होती ना बहुत सारी। ये डिप्रेशन और ये चीजें भी आपको ना बिल्कुल अजीब सा बिहेवियर ऐसे ही इंसान एग्रेसिव हो जाता है, इन्फ्यूरिएट हो जाता है, मूड शिफ्टिंग शुरू हो जाती है, डिप्रेशन और कुछ को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को इतना कमतर फील करना शुरू हो जाते हैं, सारी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है। तो इस तरह के लोगों को मैं तो दो तरह के तरीके बताती हूँ, या तो आप मीठा जवाब दे दें, या तो आपके अंदर इतनी पेशेंस हो कि आपको कोई कहे भी तो आपको फर्क ही ना पड़े। क्योंकि जो लोग आपसे जेलस होते हैं वही आपके बारे में बात करेंगे। ये एक बात लिख लें कि जो जेलस होता है आपसे, वो दे वांट टू बी यू बट दे कैन नॉट बी यू। सो अपने पे फोकस करें, करियर, अपॉर्चुनिटीज, लाइफ, न्यू डोर्स, एवरीथिंग। You've got a lot in your plate। हम बस देखते नहीं है, हम पूरी प्लेट को छोड़ के वो एक एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे होते हैं। क्या एक बड़ी रीजन ये भी है कि हम टाइमली शादी नहीं बच्चों की करते हैं, तो एज ज्यादा हो जाए तो बच्चों में फिर ये उनकी बिहेवियर में ये तब्दीली अब आके मैं अब जब इस बारे में सोचती हूँ ना, वो पेरेंट्स सही करते हैं जो पहले शादियां कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत चीज़ों से अपने बच्चों को बचा लेते हैं। रिलेशनशिप्स, जब प्यूबर्टी आनी है तो साथ ये वाली फीलिंग्स और हार्मोन चेंज आना ही है, और बच्चों ने इस तरफ दूसरी अपने जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होना है।
तो मैं उन पेरेंट्स को सपोर्ट करती हूँ जो जल्दी शादियाँ कर जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। इस्लामिकली भी अल्लाह ताला ने कहा है और ये बात बिल्कुल सही है। देखें ये जो पेरेंट्स इसमें बात में रह जाते हैं ना, रिस्क ये वो, शादी इट सेल्फ रिस्क लेकर आता है। ये बात हमें ना समझने की ज़रूरत है। जो जल्दी शादियां कर देते हैं वेरी गुड, और जो थोड़ा सा देर में भी करते हैं 20s में कर लें 25 में कर लें, ठीक है वो उनकी अपनी है, लेकिन जो जल्दी कर रहे हैं दे एब्सोल्युटली फाइन। सही। अब जो लोग इस माइंड सेट का शिकार हो चुके हैं, जो लोग इस टाइम से गुजर रहे हैं, अब उनके साथ ये नफ्सियाती मसाइल चल रहे हैं, क्या हल है उनका? किस तरह, क्या उनकी थेरेपी वगैरह की जाती है, काउंसलिंग की जाती है? अगर सबसे पहली बात जो मैं कहूँगी, देर इज़ नो शेम इन टेकिंग थेरेपी, देर इज़ नो शेम इन क्राइंग, देर इज़ नो शेम इन ओपनिंग अप टू अ प्रोफेशनल। ठीक है, अगर जो लोग जो थेरेपी जिनके अभी माइल्ड सिम्टम्स हैं और वो देख रहे हैं क्रिटिसिज्म हर जगह से और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, मैं होपलेस फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वर्थलेस, हेल्पलेस, और मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मेरे से किसी की बात बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरे अंदर सब्र ख़त्म होता जा रहा है, तो थेरेपी इज़ नंबर 1। प्रोफेशनल के सामने आएँ, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास आएँ, उससे डिस्कस करें, वो आपको डिफरेंट चीज़ें बताएगा जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, काम डाउन होगी, और आपको सिखाया जाएगा कि आपने अपने सेल्फ एस्टीम को किस तरह बूस्ट करना है। और लोगों को 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप मीठा मीठा जवाब दे दें, कुछ लोग उसमें भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, या तो इतनी आपको फ़र्क ही ना पड़े, किसी से कोई बोले ना बोले आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सब चीज़ें थेरेपी में सिखाई जाती हैं। एंड वो लोग जिनके लिए थेरेपी लेना मुश्किल है या कोई अफोर्डेबिलिटी इशू है, तो उनके लिए बस ये चीज़ है, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी आपके पास ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन पे फोकस करें रादर देन फोकसिंग ऑन दिस स्मॉल पार्टिकल ऑफ योर लाइफ। इसका जब अल्लाह ने लिखा बना तो हो जाना है। और मैं लोगों को हमेशा कहती हूँ कि जब आपकी कोई ख्वाहिश होती है जो आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं, व्हाई डोंट यू गेट अप एंड ऑफर तहज्जुद। हमारी बहुत चीज़ें अल्लाह की दूरी की वजह से हैं। मैं इस्लामिक साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को भी इस्लामिकली बहुत डील करती हूँ, बिकॉज ये पहला एस्पेक्ट है। जिनका ये वीक होता है उनको बहुत फिर सारी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। ये पॉजिटिव माइंडसेट, ये सब चीज़ें जो अब साइंस बता रही है, कुरान पहले कह चुका है। सही। सो अब मुझे ये बता दें, अब हमने थेरेपी की तो बात की, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, बट कुछ लोग तो इस तरफ भी चले जाते हैं कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ये क्या कोई बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाती है? एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है और इसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, जो दूसरों के लिए टॉक्सिक हो जाए। फिर और हमारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें जिनका खुद नहीं बसता वो दूसरे को भी नहीं देखना चाहते बसता। जो मैंने आपको बताया ना, मोस्टली सिस्टर इन लॉज ऐसे करती हैं, या फैमिली में कोई और कजन्स वगैरह। मतलब ये 80% हमारी सोसाइटी में हो रहा है। 20% है जो बहुत अच्छी फैमिलीज है, नहीं इस चीज़ को करते हैं। तो ये एक बीमारी है। वो बेशक लोग माने ना माने, बट दिस इज़ अ बीमारी। जब आप टॉक्सिक हो जाओ ना दूसरों के लिए और अपने लिए, तो उसका तो फिर हल आपको करवाना चाहिए, और वो प्रोफेशनली आपको करके दे सकता है। सही। जेलिसी वाला फैक्टर जो है, जेलिसी, इनसिक्योरिटी, मतलब अब दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। ये आपकी वर्क प्लेस पे भी लोग कंपैरिजन करते हैं। ये हर जगह है। हाँ। हर जगह आपको डील करना आना चाहिए, आपको अपने आप को मैनेज करने आना चाहिए। जिंदगी में बहुत सारे मसाइल आते हैं। अब जिनके स्पाउस की डेथ हो जाती है, कुछ भी होता है, तो वो फीमेल्स वो भी तो हैं, वो भी तो मेल्स हैं जो एज अ सिंगल पेरेंट डील कर रहे हैं। डील करना आना चाहिए जिंदगी के हर एस्पेक्ट से। और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो टेक थेरेपी, किसी को ना बताएं, कीप इट कॉन्फिडेंशियल, टेक थेरेपी। अच्छा, नॉर्मली होता है फ्रेंड्स ग्रुप में एक की शादी होगी, दूसरे को कहा जा रहा है तुम भाई कब करा रही हो। अब कुछ चीज़ें तो बच्चियों के खुद के हाथ में है ही नहीं, ठीक है ना। अभी घर में 2-4 भाई बैठे हुए हैं, 2-4 बहनें बैठी हुई हैं, उनकी शादी होगी तो तुम्हारी बारी आएगी। लेकिन रूटीन में आप ये चीज़ें सुनते चले जा रहे हैं और आपके माइंड पे ये चीज़ें ऐसे असर डालती जा रही हैं। फिर जब तक आपकी बारी आनी है, बाकी बहन भाइयों की शादी होनी है, फिर शायद आपको वो रिजेक्शन वाले पीरियड में भी आना पड़ना है कि कोई रिश्ता देखेगा, इनकार करेगा। तो ये आगे जाके लेटली आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पे भी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। अच्छा, वही वाली बात है, हर इंसान का डिफरेंट सेंसिटिविटी लेवल होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग इमोशनली स्मार्ट होते हैं। अब मैं इस तरह के इंडिविजुअल्स को यही कहूँगी कि भाई सब आपका अप्रोच है, आपका माइंडसेट है, आपका पर्सपेक्टिव है कि आप किस तरह चीज़ें देखते हो। रिजेक्शन का पीरियड सबको ही देखना पड़ता है, कुछ को नहीं देखना पड़ता। इट्स ओके। किसी को आप पसंद आएंगे, किसी को आप नहीं पसंद आएंगे, आप किसी को नहीं करेंगे, किसी को कर लेंगे। इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपका ना नज़रिया सारा जो है ना डिपेंड करता है कि आप ज़िंदगी को, चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं। अगर आप हर चीज़ में नेगेटिविटी तलाश करेंगे तो आपकी फिर आगे भी लाइफ में प्रॉब्लम होगी। मेरिट किसी की
जो अभी मैरिज लाइफ स्टार्ट होती है तभी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह चीज़ों को मैनेज करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ और मैंने ये करवाई भी है कि प्री मैरिटल वर्कशॉप्स यंगस्टर्स को लेनी चाहिए। प्री मैरिटल काउंसलिंग इज़ अ मस्ट आजकल, क्योंकि आजकल हमारे अंदर ना एहसास और कॉम्प्रोमाइज़ करने की जो है ना ताकत ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही आजकल के लोग तलाक क्यों हो रही है? कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सब्र नहीं है। सही। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? खास तौर पे मैं समझती हूँ पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज होना चाहिए। पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि अपने बच्चों के साथ आप बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, बाहर उनके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन बाहर बेस्ट फ्रेंड्स क्यों बनते हैं? क्योंकि घर में कमी आती है। बाहर बच्चे क्यों प्यार तलाश करते हैं? क्योंकि घर में कमी आती है, खुल के बात नहीं कर सकते। हमारे पेरेंट्स यहाँ तक उन्हें गुड टच बैड टच नहीं बताते। हमारा जो आगे मीटिंग का जो प्रोसेस होता है वो तक नहीं बताते। बच्चों को कहाँ से पता चलता है? बाहर से। और आइदर दे सर्च ऑन वेबसाइट्स, एडल्ट्री वेबसाइट्स। ये चीज़ है, ये कॉमन है, और ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बॉन्डिंग बच्चों के साथ बनाए, सारी लाइफ आपको ये काम आएगी। और जो यंगस्टर्स इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, फोकस ऑन योर सेल्फ। आपके पास आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप फोकस कर सकते हैं, जिसको फ्लरिश कर सकते हैं, क्योंकि स्पाउस भी आपको तभी इज्जत देता है जब आपकी ना अकाउंटेबिलिटी हो। ये एक बात सच है। आपके पास टैलेंट है, स्किल है, आपको आपका पार्टनर भी रिस्पेक्ट देगा। अदर इफ यू डम्ब, nobody will respect you। फिर आपको ऐसे ही चलता ही करते हैं। सो अपने आप पे गौर कीजिए, अपने लिए कुछ बेहतर रास्ता चुनिए, और इस टाइम को आप पॉजिटिव किस तरह से यूज कर सकते हैं वो बहुत अच्छी तरह सारा ने बता दिया। थैंक यू सो मच सारा, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रही हैं जी। उसामा रियाज की सालगिरह है, हमजा बिस्मिल्लाह गुजर की सालगिरह है, इसके बाद जी मोहम्मद जासिम की सालगिरह है, अयाज अफजल अली, और इसके बाद जी असजद अली की सालगिरह। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। आपकी सालगिरह को भी ऐसे ही स्पेशल बनाया जाएगा। अगर आपकी कल सालगिरह है तो स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पर आप अपनी पिक्चर और नाम भिजवा दें, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। अभी आपको बताएंगे आज के भाव। उसवा हमारी रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं, उनके पास रेट लिस्ट है, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। रमजान का बाबरकत महीना तो आ गया है, मगर आवाम के लिए जो है वो रिलीफ नजर नहीं आ रहा है। ओपन मार्केट में अभी भी गिरा फरोशों की रविश जो है वो जू की तू बरकरार है। मुनाफाखोरों की जो है वो लगाम कसने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अभी जो है इंतजामिया इस मामले में कुछ कटी नज़र नहीं आ रही। आज की ओपन मार्केट के रेट्स के हवाले से मैं आपको कुछ बता देती हूँ। तो सरकारी नरफों में आलू दर्जा अवल की सरकारी नर्फ जो है वो 55 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में इसका जो है वो 100 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से प्याज दर्जा अवल की सरकारी कीमत जो है वो 75 रुपये मुकर्रर है। ओपन मार्केट में इसका जो है वो 100 से 150 रुपये के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर का सरकारी दाम 40 रुपये मुकर्रर है, लेकिन ओपन मार्केट में वो भी 100 रुपये तक फरोख्त होता दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अदरक का सरकारी दाम जो है वो 380 रुपये मुकर्रर किया गया है, ओपन मार्केट में 450 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन का सरकारी दाम जो है वो 600 रुपये मुकर्रर है, ओपन मार्केट में 650 से 700 के दरमियान फरोख्त होता दिखाई दे रहा है। इसी तरह से मटर का सरकारी नर्फ जो है वो 50 रुपये मुकर्रर है, ओपन मार्केट में 70 से 100 रुपये के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च का सरकारी दाम जो है वो 85 रुपये मुकर्रर है, ओपन मार्केट में 100 से 150 रुपये के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। बैंगन का सरकारी
दाम जो है वो 75 रुपये मुकर्रर है, ओपन मार्केट में 100 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह से सब्जी मिर्च का सरकारी दाम जो है वो 110 रुपये मुकर्रर है, ओपन मार्केट में इस वक्त 150 से 200 रुपये के दरमियान फरोख्त होती दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ मार्केट में सब्जियों के मुख्तलिफ रेट्स जो हैं वो लगाए गए हैं और ओपन मार्केट में जो आवाम आती है ख़रीदारी के लिए उसका यही गिला है कि आवाम के लिए जो है वो अभी भी रिलीफ देखने को नहीं मिल रहा, चूँकि गिरा फरोशों की जो रविश है वो वैसी की वैसी बरकरार है, ना रमज़ान का कोई लिहाज किया जा रहा है, जिसके बायस जो है वो सहूर और इफ्तार का इंतजाम खासा मुश्किल होता नजर आ रहा है। और इंतजामिया से ये मुतालबा किया जा रहा है आवाम की जानिब से कि प्राइस कंट्रोल जो है मजिस्ट्रेट जो है वो रेगुलेशन लाजिम बनाए सरकारी नरखों की, ताकि अभी भी जो है वो ये महीना कम अज़ कम आवाम के लिए जो है वो सुकून से गुजर सके। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें सब्जियों की कीमतें बता दी तो आइडिया हो जाता है जब आपने ख़रीदारी करने के लिए जाना हो कि कौन सी सब्ज़ी किस कीमत पर मिल जाएगी। ऑल दो एग्जैक्ट रेट नहीं होता हर मार्केट के, यहाँ पे तो अपने रेट है, लेकिन हम आपको आइडिया दे देते हैं, इससे 1-2 रुपये कम या 1-2 रुपये ज़्यादा ही होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे, आपको बता देते हैं माल का हाल। हमारे पास करेंसी रेट की लिस्ट है जी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में आपको उन मेहमानों से मिलाते रहते हैं जो कि अपनी फील्ड में कमाल महारत रखने के साथ साथ मोटिवेशन भी होते हैं, जो कुछ करके दिखाने की सलाहियत तो रखते ही हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए मिसाल भी बन जाते हैं। हमारे आज के जो मेहमान हैं जी, वासिफ अली हैं, साइकिलिस्ट हैं, और खादिम हुसैन जी उनके साथ उनके कोच मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन हैं। मैं इनके बारे में बताती चलूँ जी, नेशनल चैंपियनशिप में पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए हमारे आज के मेहमान ने 2nd पोजीशन हासिल की और सिल्वर मेडल जो है वो अपने नाम किया। तो वासिफ को हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वासिफ। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वासिफ के साथ खादिम हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि इनके कोच हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वासिफ, आपसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, साइकिलिंग कब से स्टार्ट की? साइकिलिंग स्टार्ट किए हुए मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं लगभग। पहले नंबर पर तो मैंने जो स्कूल के कंपटीशन है वो खेलता रहा हूँ, उसके बाद कॉलेज लेवल के कंपटीशन खेले हैं 2 साल, और फिर उसके बाद मैंने जो पंजाब के ट्रायल दिए पंजाब टीम में, तो उसमें मेरी सिलेक्शन होगी और इवेंट खेला, और इवेंट में माशाल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, जिसमें मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। ठीक है, तो बचपन से ही क्या शौक था साइकिलिंग का? मुझे बहुत शौक था। किस उम्र में पहली साइकिल खरीदी? पहली साइकिल तो मैंने बहुत छोटा सा खरीद ली, घर वालों ने लेके दी थी, वो मोटे टायरों वाली साइकिल थी। उसके बाद मुझे शौक था तो मैं साइकिलों के इंटरेस्ट रखता था, मैं साइकिल ख़रीदता गया और उसके बाद मैं स्पोर्ट्स साइकिल पे आ गया। स्पोर्ट्स साइकिल मुझे यानी कि शौक था साइकिलिंग करने का। सही। सो प्रॉपर ट्रेनिंग फिर किससे ली? ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले तो मैंने स्कूल से जो हमारे सर थे वो उन्होंने मुझे स्टार्ट किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आगे चलता गया तो उसके बाद जो हमारे कोचेज़ हैं, पहले नंबर पंजाब कॉलेज के कोच, पंजाब कॉलेज की तरफ गेम खेलता रहा हूँ, और फिर उसके बाद पंजाब सूबा के जो हैं कोचेज़ उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेन किया है कि जो हमारी यानी कि हर तरह की उन्होंने मुझे सहूलियात फराहम की हैं। सही। सो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कोचिंग भी करते रहे इनकी, तो किस तरह से स्टूडेंट्स के अंदर जो एक जज्बा होता है उसको आप आगे लेकर आते हैं? कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कामयाबी की? जी देखिए, ये सबसे पहले तो सिटी 42 का शुक्रिया कि हमें बात करने के लिए बुलाया स्पोर्ट्स के साइकिलिंग के हवाले से। तो प्रैक्टिस की बात जो वो इवेंट के हिसाब से होती है, जैसे ही जो कंपटीशन आते हैं हर कंपटीशन का जो मुख्तलिफ क्राइटेरिया होता है उसी हिसाब से बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो जैसे कि अभी ट्रैक के पिछले दिसंबर में ट्रैक चैंपियनशिप हुई थी, तो उसमें ट्रैक है क्योंकि छोटे इवेंट होते हैं लेकिन उसको और पोजीशन के हिसाब से खेला जाता है। तो जो रोड के कंपटीशन है वो उसकी जो लेंथ थी वो ज़्यादा होती है। अभी जो इस्लामाबाद में हुआ जिसमें इस बच्चे ने सिल्वर मेडल विन किया, वासिफ अली ने, तो ये जो इवेंट था ये 23 किलोमीटर का था। ठीक है। अब इसमें 120 किलोमीटर का जो एलीट इवेंट था वो 120 किलोमीटर का था।
तो ट्रैक पे इवेंट छोटे होते हैं, रोड के बड़े होते हैं, हर इवेंट के हिसाब से बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। सही। सो वासिफ ये बताएं कि ड्यूरिंग कंपटीशन आप जब मैदान में होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं, कभी कुछ ऐसा हुआ कि कोई चोट वगैरह लग गई? कोई बहुत दफ़ा मैं अभी थोड़े दिन हुए हैं, वो जो ट्रैक चैंपियनशिप हुई थी उसमें मैं अभी ट्रेनिंग ही कर रहा था कि वो मैं गिरा, साइकिल की चैन उतरी थी क्योंकि उसका एक्सल जो वो फुल टाइट नहीं था, तो मैंने जोर लगाया, मैं गिरा और मेरी ये हड्डी टूट गई थी, जो कि मुझे रिकवरी में तकरीबन 1 मंथ लगा। उसके फ़ौरन बाद मैंने ये वाला इवेंट, फर्स्ट इवेंट खेला था ये रिकवरी के बाद, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो मेरे अंदाजे से बहुत अच्छा मैंने खेला। तो साइकिल का बेस्ट होना और टाइम पे उसको, ऑब्वियसली ये तो एक मैसेज भी है कि अगर आप अपने किसी मुकाबले के लिए जा रहे हैं या पेयर हो रहे हैं तो आपको अपनी साइकिल को फिटनेस उसकी भी देखना, अपनी फिटनेस के साथ वो भी बड़ी ज़रूरी है। तो कैसे चीज़ों को देखते हैं? जो साइकिल की और अपनी फिटनेस है ना, ये तो समझो कि अगर मैं ख़राब हूँ तो साइकिल नहीं चल सकती, अगर साइकिल ख़राब है तो मैं नहीं चल सकता। इन दोनों का यानी कि सही होना, बिल्कुल परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सही। तो अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं? अपनी फिटनेस के लिए यही है कि बस ट्रेनिंग जो है वो जब बंदा करता है उसके साथ डाइट खाता है तो ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है, लेकिन इसके अलावा भी अपने आप को फिट रखने के लिए डाइट का ख्याल रखते हैं अपनी? हाँ, डाइट का बहुत ख्याल रखा जाता है, अपनी सेहत का वैसे ख्याल रखा जाता है, तकरीबी सरगर्मियों से दूर, यही अच्छे स्पोर्ट्समैन के लिए जो ज़रूरी होता है। सही सही। सो मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखने वालों को, जो स्टूडेंट्स शौक रखते हैं, साइकिलिंग करना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म ना होने की शिकायत करते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? प्लेटफॉर्म तो है, अभी देखें ना पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन जो वो पूरे पंजाब में मुख्तलिफ टैलेंट जो है वो उसको सामने लेके आ रही है। नए नए जो बच्चे जूनियर लेवल पे हम उनको खिलाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टैलेंट की तो कमी नहीं है और प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो आएँ और अपना नाम जो है वो आगे बढ़ाएँ। और पंजाब में यानी कि ट्रायल होते हैं, ओपन ट्रायल हम लेते हैं जब भी टीम की सिलेक्शन होती है। जैसे वासिफ अली है, अभी इसके बच्चा बहुत अच्छा है, इसमें टैलेंट है और इंशाल्लाह अभी पिछले दिनों ये ट्रायल हुए हैं, टीम जानी थाईलैंड इंटरनेशनल, उसमें इसने विन किया और ये उसका नाम है टीम में। तो उसके बाद अभी ट्रैक चैंपियनशिप हुई, तो क्योंकि ट्रैक पे इसलिए गिरा क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक ही ट्रैक मौजूद है साइकिलिंग का, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा फुकदान है कि रोड के इवेंट तो मुख्तलिफ जगह पे हो जाते हैं और जो ट्रैक का इवेंट है वो अभी लाहौर में होता है। कोई जो नश्तर पार्क लाहौर में हमारा वेलोड्रम बना हुआ है साइकिलिंग का, तो वो 1952 से बना हुआ है, दोबारा उसको तमीर नहीं किया गया या उसकी मेंटेनेंस जो छोटी मोटी होती है उसको प्रॉपर दोबारा नहीं किया गया। तो जो बच्चे या जब दूसरे शहरों से आते हैं या साल बाद एक ट्रैक चैंपियनशिप होती है, तो जब साल बाद बच्चा आता है तो फिर उसके बाद साइकिल, जैसे आपने पहले बोला कि उसकी मेंटेनेंस बाकी सारी चीज़ें, तो अगर ट्रैक पे रेगुलर इवेंट होते रहे और या हर किसी जी, ये सहूलियात देना नो डाउट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आपके पास टैलेंट मौजूद है तो उसको निखारने के लिए आपको सहूलियात भी देना होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक वासिफ, आप आगे भी ऐसे कामयाब होते रहें। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।